Hello, Namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am, and today we are going to start with the lecture number 3 of human reproduction. So we are done with the males, beta. Of course, we are so done with the males. ठीक है? So not like that. Not going on that way. ठीक है? हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा सारा कंप्लीट कर लिया है ना? और अब हम बढ़ते चलते हैं बेटा फीमेल्स की ओर. जो एनिमल किंगडम में आपने एक बहुत अच्छी चीज़ आई होप सुनी होगी, पढ़ी होगी. यूजुअली हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो ह्यूमंस को छोड़कर बाकी सब एनिमल्स में एक्चुअल में जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं. आप पिकॉक को देख लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. लेकिन एक ह्यूमंस ऐसे हैं बेटा जहाँ पे फीमेल्स जो होती हैं वो खूबसूरत वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है. अगर आप चाहो तो बेटा मैं आपको भी खूबसूरत बोल सकती हूँ. ठीक है, ऑल द मेल्स आउट देयर, आप सब बहुत खूबसूरत हैं. ठीक है, एनीवे इसी नोट के साथ में बेटा स्टार्ट करते हैं. आज हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. और प्लीज बैकलॉग मत इकट्ठा करना, साथ के साथ पढ़ते जाओ. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने वाले हैं. टॉपिक्स टू बी रेड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है. पहले शुरुआत की जाए बेटा, फिर हम करेंगे बात समाप्ति की. ठीक है, तो मैं एक एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती है, फिर हम इसको लिखेंगे भी, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia located in the pelvic region. Let me just tell you, ये जो लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी की, इसका मतलब है कंपेयर करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस. यहाँ पे क्या है बेटा, अ पेयर ऑफ ओवरी. टेस्टिस वाज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओवरी क्या है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती थी, ओवरी में oogenesis हो रही होगी. वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बेटा पेल्विक एरिया में लोकेटेड होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बेटा पेल्विक एरिया में लोकेटेड होता है. ठीक है, दीज अच्छा मैं बात जो मैं बताने वाली थी मैं इस तरीके से लिखूंगी, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैं किस तरीके से लिखने वाली थी बेटा, आई वांटेड टू राइट इट इन दिस वे कि अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है. बेटा बोर्ड को हमसे बहुत मोहब्बत है. बोर्ड पढ़ाई करने से पहले ही बेटा बोर्ड को मौत आती है. ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी. मैं तुमसे कहूंगी इस बात को अगर तुम जरा घुमा फिरा के कहते, जरा ना कहते तो अच्छा होता. तो अगर मैं कहूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेटा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो नंबर 1 हमने कहा कि इसके पास जो पार्ट होता है बेटा, दैट इज योर ovary which is the primary sex organ. like beta males के केस में होता है testis, that is their primary sex organ, that is responsible for gametogenesis, spermatogenesis. it is responsible for gametogenesis, that is oogenesis. वहां पे होते हैं बेटा accessory duct, यहाँ पे भी होते हैं accessory ducts. वहां पे आपने पढ़ा ना रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ डक्ट सिस्टम होता है बेटा, जिसे तुम बोल सकते हो डक्ट सिस्टम. क्या क्या होता है बेटा यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब जिसे आप ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है. फैलोपियन ट्यूब बोल लो, ओविडक्ट बोल लो. इसके अलावा बेटा क्या है इसके पास, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास यूट्रस है, तुम्हारे पास क्या है. ठीक है, तो दिस इज यूट्रस. देन बेटा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, उसके बाद क्या, उसके बाद आपके पास होगा सर्विक्स. एक्चुअल में यूट्रस का ही पार्ट होता है बेटा सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद होता है वेजाइना. इनको भी हमें बेटा आगे डिटेल में डिस्कस करना है. मेल्स में भी होता है बेटा एसेसरी ग्लैंड, फीमेल्स में भी होता है एसेसरी ग्लैंड्स. फीमेल्स में भी, हाँ दूसरा वाला ले जाओ भैया, इसमें भी होता है एसेसरी ग्लैंड्स. तो नंबर 3 दी एसेसरी ग्लैंड्स. वैसे एनसीईआरटी में फीमेल्स के एसेसरी ग्लैंड्स को बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ, ज्यादा क्या बेटा डिस्कशन किया नहीं हुआ है. एनसीईआरटी में बार्थोलिन्स ग्लैंड एक होते हैं जो
मैं आपको बता दूंगी बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। तो फीमेल्स में बेटा कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। अगर आपको नहीं पढ़ना हो तो यू कैन लीव इट कंप्लीटली बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। जो आपको दिया हुआ है एसेसरी ग्लैंड्स वो मेल्स में दिया हुआ है, जो हमने किया भी है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स के अलावा बेटा यहाँ पे क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स के अलावा जैसे मेल्स में होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वैसे ही बेटा फीमेल्स में भी क्या होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ऐसे कुछ बेटा पार्ट्स जिसके हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि जेंडर क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे बेटा बोला जाता है वल्वा नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, वल्वा नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और क्या क्या होता है, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, वन बाय वन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, आंख में कुछ चला गया ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है। और इसके अलावा बेटा हमें जो चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है दैट इज मैमरी ग्लैंड्स, क्योंकि फीमेल्स में होता है फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स, और ये फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स बेटा लैक्टेशन में और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप देखते हो कि मैमरी ग्लैंड्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, हम देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लैक्टेशन में हेल्प करता है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस पार्ट बेटा, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, अलोंग विद मैमरी ग्लैंड्स। ये क्या करती है बेटा, ये क्या करती है बेटा, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड केयर में, सब में हेल्प करती है, ठीक है, यस ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स बेटा यहां पे मैं लिख भी देती हूं, यहां पे मैं लिख भी देती हूं, एक सेकेंड, helps in supporting pregnancy, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा जिस तरीके से हमने मेल्स के केस में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था, वैसे ही सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Let's make the structure of the female reproductive system, okay? I was just looking at something, that's why, okay? So let's make this structure बेटा, the structure of the female reproductive system, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेटा वन बाय वन जिन पार्ट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एटलीस्ट हाफ पेज का स्पेस लेंगे, सेंटर पे डायग्राम बनाएंगे, साइड साइड में लेबलिंग करेंगे, जिन भी पार्ट्स के बारे में हम डायग्राम में लिख सकते हैं हम उसको डायग्राम में लिख लेंगे, जो नहीं लिख पाएंगे उसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा, बनाते ही जाओ साथ के साथ, ठीक है। आई थिंक दोनों आर्म्स बराबर नहीं बने, तो हमें बराबर बनाना है। क्या अब बने, क्या अब बने, थोड़े से बराबर तो बन गए ना, ठीक है। मेरा हमेशा बेटा ये अनइक्वली बनता है, पता नहीं क्यों, हमेशा। चलो सबसे पहले हम क्या लेबल कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, और एक एक पार्ट को, ओवरी को फिर हमें डिटेल में डिस्कस भी करना है। नंबर वन मैंने यहाँ पे क्या दिखाया बेटा, नंबर वन, वैसे ओवरी को ऐसे नहीं बनाना था, ओवरी को थोड़ा और क्लोज हम बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी थोड़ा क्लोज और बना सकते हैं। इसको इतना बड़ा बना दिया है हमने, हम ऐसे बना सकते हैं, ये रहा आपका फेलोपियन ट्यूब, इस तरीके से फिम्ब्रिये, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा पास बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और ये दिखा देते हैं आपकी ओवरी। अब थोड़ा सा बेटर है, अब थोड़ा सा बेटर है, पहले से बेटर है। तो सबसे पहले बेटा हम किसको लेबल कर रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरीज,
ओवरीज को हमें डिटेल में अभी डिस्कस भी करना है बेटा, इसकी लेंथ विड्थ कितनी होती है अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो। ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। ओवरी किस तरीके से बेटा आपकी अटैच्ड होती है बॉडी के साथ में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बहुत गर्मी लग रही है अचानक से, उसको भी हमें डिस्कस करना है। 1 मिनट मेरे बच्चों, ठीक है। फिलहाल अभी हम सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं, डायग्राम में इसके पार्ट्स देख रहे हैं, इसलिए अभी मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं रही हूं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव लेबल्ड, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वेयर द oogenesis occurs बेटा, दैट इज द ओवरी। अब ओवरी में बेटा oogenesis हो रहा होगा, एग फॉर्म हो रहा होगा, उस एग को कलेक्ट करने के लिए या फिर कह लो कि एग आगे बेटा जिसके मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के बेटा अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ये आपको दिख रहा है बेटा फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, इसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, जो ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट होता है, जो एग को कलेक्ट करने के भी काम में आएगा, आपको डायग्राम में दिख रहा है। दिस फनल शेप पार्ट, फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। क्या बोला जाता है बेटा इसको? इसको बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम से जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो वाइडर एरिया होता है, थोड़ा चौड़ा एरिया होता है, जहां पे एक्चुअल में बेटा क्या होती है, जहां पे एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और ओवम बेटा इस जगह पे उनका मिलन होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज बेटा एम्प्यूला। और जो पार्ट फेलोपियन ट्यूब का सबसे क्लोजेस्ट होता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूट्रस के कह लो, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा इस्थमस। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस। तो कौन कौन से पार्ट आपको दिख रहे हैं? इनफंडिब्यूलम, फनल शेप पार्ट क्लोजेस्ट टू द ओवरी। इसी इनफंडिब्यूलम में बेटा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जो आपके ओवम को कलेक्ट करने के काम में आएंगे, दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। मैं उस साइड में लेबल कर दूंगी। एम्प्यूला वाइडर पोर्शन जिसमें की फर्टिलाइजेशन होती है, इसके बारे में हम आगे लिख देंगे। इस्थमस क्लोजेस्ट पार्ट टू दी यूट्रस, ये तीनों मिला के बेटा ओविडक्ट बनाती है, या फिर आप कह लो फैलोपियन ट्यूब बनाती है। यहाँ पे जगह नहीं है फैलोपियन ट्यूब लिखने की, मैं सिर्फ ओविडक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लेबल कर देते हैं। जब मैं आपको फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगी तो मैं इसके बारे में लिख दूंगी, दिस इज फिम्ब्रियम। आगे बेटा आपको क्या देखना है? नेक्स्ट पार्ट इज योर यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट इज योर यूट्रस। यूट्रस में बेटा देखो, यूट्रस की वॉल को एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यूट्रस की वॉल को, इसकी जो वॉल होती है उसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और ऑफ कोर्स यूट्रस का शेप जो होता है बेटा, दैट इज इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पियर शेप। एक सेकंड बेटा, लेट मी मेक द डायग्राम, है ना? हाँ, अच्छा देखो, एक तो यूट्रस के बेटा अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट अलग है, वॉल अलग है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पार्ट्स अलग होते हैं और वॉल उसकी अलग है। जैसे अगर मैं यूट्रस की पार्ट को बोलूं तो एक ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको फंडस एरिया भी बोल सकते हैं, देन देयर इज अ बॉडी एंड देन देयर इज अ सर्विक्स। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूट्रस। ऊपर वाले हिस्से को कुछ बोला, बीच वाले हिस्से को कुछ बोला, लास्ट वाले हिस्से को कुछ बोला, और वो पार्ट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। गिवन फंडस एरिया तो गिवन है बेटा, क्योंकि वहां पे इम्प्लांटेशन होती है, तो एनसीईआरटी में गिवन है इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है? फंडस एरिया में होती है, दैट पार्ट इज गिवन। एनसीईआरटी में फंडस के अलावा सर्विक्स दिया हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगी भी आगे। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है। वॉल क्या है बेटा? अगर मैं देखूं यूट्रस में, यूट्रस की दीवार किसकी बनी हुई है, तो दीवार उसकी 3 लेयर्ड होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 लेयर्ड इसकी वॉल होती है। ऑफ कोर्स वो पार्ट, हर एक पार्ट में ये तीनों लेयर्स हो सकती है बेटा, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। इसमें 2 वॉल्स तो ऐसी है जिसके क्वेश्चंस बेटा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये 2 वॉल्स जो है यूट्रस की, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे लेबल कर रही हूँ, और जो पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो हम आगे लिखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको यूट्रस की वॉल दिखा देती हूँ इस डायग्राम में। एक है बेटा सबसे आउटर मोस्ट, दैट इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम दैट इज द आउटर वॉल ऑफ द यूट्रस। देन बेटा बीच वाली लेयर होती है, इसकी क्या खास बात है?
ये होती है बेटा यूट्रस में स्मूथ मसल्स, मायोमेट्रियम मसल्स, मायो है ना। जब भी बेबी का बर्थ होता है तो यूट्रस में होती है विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, और होनी भी चाहिए। आगे हम हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो बर्थ हार्मोन भी कहलाता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहलाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हार्मोन होता है बेटा ऑक्सीटोसिन, ये आपके मायोमेट्रियम पर एक्ट करके उसके विगरस कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस तो मसल्स में ही होंगी, तो डेफिनेटली अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो आपके यूट्रस में डेफिनेटली मसल्स होंगी ही होंगी, मसल्स होती भी हैं बेटा। मायोमेट्रियम वो वॉल होती है जिसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, और इसी मायोमेट्रियम की वॉल पे स्मूथ मसल्स में जब ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन एक्ट करता है, किसका हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन? हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, पिट्यूटरी में स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। तो मायोमेट्रियम में बेटा स्मूथ मसल्स है, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो बच्चे का बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है बेटा, ये एक ऐसी लेयर है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में। बेटा एक बात तो हमें पता है कि फीमेल में चल रही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग फेज, डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस आर देयर जो हम पढ़ेंगे। बट एक चीज आपको पता है, पीरियड्स जो होते हैं, ब्लीडिंग जो होती है, वो फीमेल्स में एवरी मंथ जो आप बोल रहे हो एक साइकिल चल रहा होता है रिप्रोडक्टिव, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ब्लड आ रहा होता है बेटा बॉडी के बाहर, ये एक्चुअल में ये ब्लड आ कहाँ से रहा है? एक्चुअल में ये एंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है बेटा। वैसे तो डिटेल में आगे जाना चाहो तो एंडोमेट्रियम की भी बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट टूट जाता है, एक पार्ट इंटैक्ट रहता है, बट आपके एनसीईआरटी ने वो दिया नहीं है। आप सिंपली ये कह सकते हो कि आपके एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली है। इट अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एंडोमेट्रियम इज द लेयर विच ब्रेक्स डाउन बेटा एंड इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो एक्चुअल में एंडोमेट्रियम का होता है। मैं सारी चीजें आगे लिखूंगी, अभी डायग्राम में नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये बेटा एक्चुअल में वो फंडस एरिया होता है जिसमें आप एनसीईआरटी में जो लेबल किया हुआ है फंडस एरिया, जो टॉप मोस्ट पार्ट, एंड फंडस एरिया के भी बेटा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। फंडस एरिया के भी एंडोमेट्रियम वाली वॉल पे इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन मतलब जाइगो ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टुला जो है वो जाके चिपकता है। एनीवे वो हम आगे जब इम्प्लांटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। वॉल समझ में आ गई? वापस से एक बार रिवाइज करा रही हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा ओवरी, oogenesis चल रही है, अंडा यहाँ पे बनता है बेटा। उसको कलेक्ट करने के लिए आपके पास फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट रहता है, दैट इज फनल शेप इनफंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो फिम्ब्रिये कहलाते हैं, जो कलेक्ट करेंगे अंडे को, भेजते हैं आगे की तरफ। बेटा एम्प्यूला एरिया वो है जहां पे एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, एग और स्पर्म का मिलन हो रहा होता है। एम्प्यूला में साइगॉट बन जाता है, फिर वो आगे आगे बेटा जाता है, क्लीवेज डिवीजन होती है। इस्थमस जो है वो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो यूट्रस के सबसे क्लोज है। यूट्रस सिंगल होता है, वूम्ब भी कहलाता है, आगे लिखूंगी भी मैं। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है बेटा। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेटा एक ब्रीफ दे रही हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट्स हिस्से कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब यूट्रस में बेटा आप अगर देखो तो यूट्रस की 3 वॉल होती है, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स, एंडोमेट्रियम दैट विल एक्चुअली ब्रेक डाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कम आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। इसके अलावा बेटा आपको ये कैनाल दिख रही है बेटा, ये कैनाल कहलाती है सर्विक्स की कैनाल, तो इसे बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। इसे क्या बोला जाता है? सर्वाइकल कैनाल। और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज द वेजाइना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना। नाउ आगे जब मैं आपको अभी सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी बेटा इनके बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी। We all know, just like beta in case of males, what do we have as a copulatory structure? That is the penis. And in case of female, when I talk about vagina, that is the copulatory canal. There is also something called as birth canal. बर्थ कैनाल मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो वो 2 कैनाल्स के थ्रू आ रहा होता है, वन इज सर्विक्स एंड वन इज वेजाइना। तो सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर दे फॉर्म द बर्थ कैनाल। और अगर मैं कॉप्यूलेटरी कैनाल सिर्फ बोलूं जिसके हेल्प से कॉप्यूलेशन हो रहा होगा, दैट इज द वेजाइना। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये तो हमने, क्या हो रहा है भाई, ये
एक तो ना डर लग रहा है, पता नहीं क्या आवाजें आ रही है। सो दिस इज बेटा एक एनसीईआरटी का बेसिक डायग्राम मैंने आपको बताया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया हुआ है। इतना आसान नहीं है बेटा कि हम इतना सा डायग्राम बनाएं और सब खत्म हो जाए, नहीं। अब हमें एक्चुअल में बेटा जो भी चीजें हमने बोली है उसको लिखना है वन बाय वन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओवरी से। अब एक चीज बेटा मेरी और सुनो, ओवरी का एक सेक्शन जो है ना बेटा वो हमें तब बनाना है जब हम oogenesis पढ़ लेंगे, ओवरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी मैं अगर आपको वो ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी विद फॉलिकल्स, अंदर फॉलिकल्स कैसे ग्रो कर, तो आपको आधा समझ में आएगा आधा नहीं समझ में आएगा, तो मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी। मैं गर्म पानी भी ले लेती हूँ, तो ठीक है। इसीलिए बेटा वो डायग्राम जो है वो मैं बाद में बताऊंगी जब मैं oogenesis पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रीफ मैं यहाँ पे दे दूंगी, बट उसके अंदर फॉलिकल्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं, किसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, किसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो वो बाद में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं बेटा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। एक बार एनसीईआरटी से भी ये डायग्राम दिखा दूं, एनसीईआरटी से भी डायग्राम दिखा दूं। देखो ये देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, ये रहा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी। ओवरी में oogenesis हो रही होगी, अंडा कलेक्ट होगा कहाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। इनफंडिबुलम के बाद बेटा क्या आता है, एम्प्यूला, एम्प्यूला में होती है फर्टिलाइजेशन, द वाइडर पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिर आता है बेटा कौन सा पार्ट, इस्थमस, इस्थमस इज क्लोजेस्ट टू द यूट्रस, ये यूट्रस से ज्वाइन करता है। यूट्रस का जो पार्ट इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज फंडस। ये आपको सेंटर में यूटेराइन कैविटी दिखती है। ऑफ कोर्स बेटा यूट्रस के अंदर कैविटी होती है तभी तो बच्चा वहां पे प्रेजेंट होता है, अगर कैविटी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो बच्चा उसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है यूट्रस की। यूट्रस की वॉल आपको दिख रही है बेटा, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। देन यू कैन सी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सर्विक्स एरिया, और ये सर्विक्स की जो कैनाल है दिस इज द सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद दिस पार्ट दिस इज वेजाइना, ये दोनों मिला के बनाते हैं आपका बर्थ कैनाल। वेजाइना जो होता है बेटा दैट वेजाइना इज द कॉपुलेटरी कैनाल। नाउ बेटा टाइम टू राइट एवरीथिंग, ठीक है, वन बाय वन। नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं किससे बेटा, नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से। पहला पॉइंट हम ओवरी के बारे में लिखते हैं, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। Why it is a primary sex organ is because oogenesis occurs here. Oogenesis occurs here. This is the primary sex organ, ठीक है। अगर बेटा मैं ओवरी को इंटरनली देखूं, सपोज बेटा मैं एक ओवरी बना रही हूं, ठीक है, अरे यार हाँ, सपोज बेटा मैं एक ओवरी बना रही हूं। अगर मैं ओवरी को अंदर से ऑब्जर्व करूं बेटा तो आप देखोगे ओवरी के अंदर ये जो पूरा का पूरा स्पेस है बेटा, इस पूरे एंटायर स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। तो अभी मैं आपको ये बेसिक सिर्फ बता रही हूं, इसके अंदर कौन से फॉलिकल को प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं बेटा, ये अभी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ मैं आपको एक ओवरी के अंदर का एक थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा डेमो दे रही हूं कि आगे हमें किस चीज को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं तो मैं पॉइंट्स को बेटा यहां पे लिख रही हूं कि एंटायर स्पेस विद इन ओवरी, एंटायर स्पेस विद इन ओवरी, entire space within ovary is called stroma। और इस स्ट्रोमा को आप बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फर्दर इस स्ट्रोमा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आपने कॉर्टेक्स और मेड्यूला बेटा और एक जगह पे पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, आपने अगर गलती से पढ़ाई की है तो आपने एड्रीनल ग्लैंड में भी ये वर्ड्स पढ़े होंगे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स बाहर का एरिया कहलाता है, मेड्यूला अंदर वाला एरिया कहलाता है। यहाँ पे भी एक्चुअल में सेम सीन है, यहाँ पे कॉर्टेक्स आउटर वाले पोर्शन को बोला जाता है और मेड्यूला बेटा अंदर वाले इनर वाले पोर्शन को बोला जाता है, ठीक है।
अगर मैं देखूं बेटा कॉर्टेक्स वाला हिस्सा कौन सा है डायग्राम में, तो आप देखोगे कॉर्टेक्स वाला हिस्सा ये वाला है, दिस इज द कॉर्टेक्स एरिया, बाहर वाला एरिया है कॉर्टेक्स वाला एरिया। ये सेंटर वाला जो पोर्शन है बेटा, जहां पे आपको एक्चुअल में ब्लड वेजल्स, नर्व्स, ये सारी चीजें आपको जिस जगह पे दिख रही होती है, दिस सेंटर वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज ब्लड वेजल। ये सेंटर वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, मेड्यूला। और जहां पे एक्चुअल में आपको फॉलिकल्स, व्हाट आर फॉलिकल्स बेटा, 11th में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, हमने एक हार्मोन अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में भी oogenesis में हेल्प करते हैं। फॉलिकल्स, एक्चुअल में इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों है, ये फॉलिकल्स की ग्रोथ में एक्चुअली हेल्प करता है, फॉलिकल्स को ग्रो कराता है। फॉलिकल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जिसके अंदर, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे गिफ्ट रैप के अंदर या गिफ्ट बॉक्स के अंदर गिफ्ट होता है ना, तुम्हें गिफ्ट रैप से मतलब नहीं है, वैसे तो तुम्हें गिफ्ट से मतलब है। वैसे बेटा अंडा जो होता है, एग जो होता है फीमेल में, oocyte जो होता है वो आपका गिफ्ट है, और वो गिफ्ट रैप के अंदर प्रेजेंट है। जो रैप है वो फॉलिकल्स है। तो फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर तुम्हारा अंडा है, जो तुम्हारा एग है बेसिकली, ठीक है। तो वो फॉलिकल्स तुम्हें ग्रो करते हुए, जैसे मेल्स में आपने पढ़ा ना बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वैसे ही फीमेल्स के केस में आप फॉलिकल्स पढ़ते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। तो वो सारे जो फॉलिकल्स है ना बेटा, वो फॉलिकल्स एक्चुअल में इस जगह पे होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, फिर आता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आता है आपका टर्शरी फॉलिकल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये सारे ग्रोइंग फॉलिकल्स आपको कौन से हिस्से में दिखते हैं अपने ओवरी के? वो सारे ग्रोइंग फॉलिकल्स आपको दिखते हैं जिस हिस्से में मैं यहां पे लिख दे रही हूं, वो सारे ग्रोइंग फॉलिकल्स बेटा आपको दिखते हैं जिस हिस्से में, ग्रोइंग फॉलोइंग लिख रही थी मैं, वो ग्रोइंग फॉलिकल्स आपको जिस हिस्से में दिखते हैं बेटा, दैट हिस्सा इज एक्चुअली द कॉर्टेक्स एरिया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं बेटा ओवरी की लेंथ देखूं, एनसीईआरटी में इसकी लेंथ दी हुई है, तो इसकी लेंथ होती है अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये बात समझ में आ गई ना बेटा, एक बार ये पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगले स्लाइड में हम बताने वाले हैं कि आपकी ओवरी बेटा बॉडी में किस किस से अटैच्ड होती है। इसके लिए बेटा एक एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आप भी इस डायग्राम को बनाइए। ये आपने बना लिया होगा, एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं। ये आपकी ओवरी, ये आपकी यूट्रस की वॉल, ये आपकी बॉडी वॉल यानी कि पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल क्या है बेटा? पेल्विक एरिया में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो पेल्विक वॉल यानी आपकी बॉडी वॉल। आपकी बॉडी वॉल बनाई है मैंने। ये क्या बनाया बेटा? ये मैंने आपकी यूट्रस की वॉल बनाई हुई है, इसी तरीके से बनाया था। आपकी जो ओवरी होती है बेटा, वो आपकी पेल्विक वॉल से भी अटैच्ड होती है, और आपकी जो ओवरी है बेटा, वो आपके यूटराइन वॉल से भी अटैच्ड होती है। विद द हेल्प ऑफ बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट्स, विद द हेल्प ऑफ बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट्स, your ovaries are attached with the help of suspensory ligaments to the pelvic wall, whereas जो मैंने ये बनाया बेटा, these are ovarian ligaments। इनको क्या बोला जाता है? ovarian ligaments, जिनकी मदद से जो आपका ओवरी है वो किससे अटैच्ड है बेटा? वो अटैच्ड है आपके यूट्रस की वॉल से। सो देर आर अटैचमेंट विद द पेल्विक वॉल। आप साइड में, मैं साइड हो जाती हूँ, आप देखो, देर आर अटैचमेंट विद बेटा दी पेल्विक वॉल एज वेल एज देर इज एन अटैचमेंट विद द यूटराइन वॉल। तो यूटराइन वॉल में बेटा कैसे अटैच्ड है? यूटराइन वॉल में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स, एंड टू द पेल्विक वॉल बेटा इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा कहीं से अटैच्ड ही नहीं होता, इस तरीके से बिल्कुल अटैच्ड नहीं है जिस तरीके से मैं दिखा रही हूं। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आप देखोगे कि
अटैचमेंट एक्चुअल में कैसी दिखती है, लेकिन ये आपको अभी सब समझाने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, बट ऐसा नहीं दिखता है बेटा जैसे मैं बना रही हूँ। ओवरी ऐसे करके लटकता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल में देखोगे इस चीज को प्रैक्टिकली, जब एमबीबीएस करोगे तो आप फील करोगे। बट सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हवा में नहीं है, दोनों चीजों से अटैच है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लिगामेंट्स, ठीक है। ये ओवरी की हमने सिर्फ बेसिक बातें की है बेटा। अभी मुझे ओवरी का एक्चुअल जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मैं फॉलिकल्स बता रही हूँ, वो फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता ही आता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी भी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, जो अभी आपको याद रखना है। ओवरी के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट जिसके बारे में हमें लिखना है, दैट इज नंबर 2 पार्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। पहली बात तो बेटा याद आ रहा है आपको इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ oocyte। इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, किसी को याद आ रहा है? इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। आई डोंट नो याद आ रहा है कि नहीं, बट ये वाली एपिथेलियम होती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ओविडक्ट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ oocyte, ये बात तो हमें समझ में आती है। मैं इस तरीके से लिखती हूं बेटा, इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके कितने पार्ट्स हैं? और जितनी इंफॉर्मेशन हमें हर एक पार्ट के बारे में लिखनी है वो भी लिखते जाते हैं। नंबर 1 इनफंडिब्यूलम, नंबर 2 एम्प्यूला, नंबर 3 isthmus. So first point about infundibulum, NCERT says it is funnel shaped, has finger like projections, has finger like projections, called fimbriae, to collect ovum, to collect ovum या फिर oocyte। एक्चुअल में oocyte कलेक्ट होता है बेटा, ओवम तो बाद में जाके बनता है ना। अच्छा, क्लोजेस्ट टू ओवरी, क्लोजेस्ट टू ओवरी। नेक्स्ट बेटा एम्प्यूला के बारे में क्या लिखना है? वाइडर पोर्शन, वाइडर पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज बेटा एम्प्यूला। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये वो पार्ट है, ये वो हिस्सा है बेटा जिस हिस्से में एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होती है। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, ठीक है। वाइडर पोर्शन होता है। इस्थमस लास्ट पार्ट, लास्ट पोर्शन। बहुत पहले ना बेटा एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में दिया होता था कि फर्टिलाइजेशन होती है, अपडेट हुआ है। अगर आप थ्योरी में देखोगे तो वहां पे एम्प्यूला ही दिया होगा, रीसेंट एडिशन वाले में। लास्ट पोर्शन जॉइंस द यूट्रस, जॉइंस द यूट्रस। कंप्लीट, फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट। इसी तरीके से बेटा सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। सुंदर सुंदर नोट्स का मतलब इसी तरीके से छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाओ, पढ़ने में आसानी होती है, मौत नहीं आती है, ठीक है। मैं खुद ही के नोट्स देखती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसको ज्वाइन कर रहा है? यूट्रस को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूट्रस। यूट्रस को हम वूम्ब भी बोल सकते हैं, यूट्रस को हम हिस्ट्रा भी बोल सकते हैं, वूम्ब और हिस्ट्रा। ऑफ कोर्स बेटा सिंगल होता है इसीलिए खुश होता है, ठीक है। एनीवे, सिंगल, इट इज द यूट्रस, इट इज द हिस्ट्रा, इट इज द वूम्ब।
ये वो पार्ट होता है जहां एक्चुअल में बच्चा बेटा डेवलप कर रहा होता है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेस्टेशन। जिस जगह पे एक्चुअल में आपका बच्चा ग्रो कर रहा होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा वूम्ब और हिस्ट्रा और यूट्रस। इट इज सिंगल, इट इज inverted pear shape, inverted pear shape, implantation occurs in the endometrial wall। वॉल कौन सी होगी? एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ फंडिक रीजन ऑफ, फंडिक सबसे टॉप मोस्ट रीजन होता है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूट्रस, फंडिक रीजन ऑफ यूट्रस। व्हाट इज फंडिक रीजन ऑफ यूट्रस बेटा? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। अब जब मैंने एंडोमेट्रियम लाइनिंग लिखा है बेटा, तो हमें क्या लिखना है नेक्स्ट? वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द वॉल ऑफ यूट्रस। We are going to write about the wall of uterus। यूट्रस की वॉल किस किस चीज की बनी है? ऊपर ड्रिलिंग मशीन चल रही है, पता नहीं तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ना आए तो बेहतर है वैसे, ठीक है। वॉल ऑफ यूट्रस बेटा क्या क्या है? जल्दी जल्दी लिखते हैं। पहले मैं यहाँ पे गुलाबी नहीं, गुलाबी नहीं, इसी रंग से लिखती हूँ जो रंग से लिखा हुआ है। नंबर 1 पेरीमेट्रियम, नंबर 2 मायोमेट्रियम, नंबर 3 एंडोमेट्रियम। इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखोगे बेटा, आउटर मोस्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की होती है। इसके बारे में क्या लिखोगे बेटा? मायोमेट्रियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन में आता है बेटा, हैज स्मूथ मसल्स विच अंडरगोज vigorous contractions, जोरदार कॉन्ट्रैक्शन, vigorous contractions during child birth। किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है? हार्मोन वाला पार्ट तो बेटा हम आगे करेंगे कि किस हार्मोन की प्रेजेंस में ये vigorous contractions होते हैं। vigorous contractions which undergoes, क्या बोला मैंने? vigorous contraction during child birth, during child birth, ठीक है। एंडोमेट्रियम के बारे में बेटा क्या लिखना है? इनर मोस्ट लेयर, बहुत सारा लिखना पड़ता है बेटा, मैं कुछ भी लिख के नहीं लेके आती हूँ बोर्ड पे ऑलरेडी पीपीटी में, फिर मुझे खुद बेटा लिखना इतना सारा होता है, फिर मेरे हाथ दुखने लगते हैं। आप कहोगे मैम सोचो, हम तो फिजिक्स भी लिखते हैं, केमिस्ट्री भी लिखते हैं, बॉटनी भी लिखते हैं, जूलॉजी भी लिखते हैं, हमारा कितना हाथ दुखता होगा बेटा। जब मैं तुम्हारे टाइम पे थी तो मैं भी लिखती थी यार इतना सारा, तुम्हारे जितना ही, ठीक है। अब होता क्या है ना कि बोर्ड पे लिखना, समझाना, पढ़ाना, बहुत सारा एनर्जी जाता है एक साथ में। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारी क्लास में लिख रही हूँ, मैं भी बेटा तुम्हारे साथ साथ 4 क्लासेस में और लिख रही होती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी क्लास में लिख रही हूँ, बहुत सारी क्लासेस में लिखना होता है एक साइड में। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं साथ साथ, अगर मैं पहले से लिख के लेके आऊँगी तो तुम, मुझे लगता है कम नोट करोगे। अगर मैं लिखूँ ना बोर्ड पे तो तुम मेरे साथ साथ में नोट करोगे, इसीलिए मैं लिख के नहीं लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि लिखूं क्लास में। हाँ, कुछ ऐसा डेटा होगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो पहले से लिख के लेके आ सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है। एनीवे, इनर मोस्ट लेयर undergoes maximum changes during menstrual cycle, और क्या बताना है बेटा? ब्रेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल
और इसी को बेटा मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है बेटा यूट्रस के बारे में। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? ओवरी डिस्कस किया, फैलोपियन ट्यूब डिस्कस किया, यूट्रस डिस्कस कर लिया, वूम, हिस्ट्रा, यूट्रस। नेक्स्ट बेटा लेट मी राइट समथिंग अबाउट सर्विक्स, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट बना के लिख देती हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्विक्स एंड वेजाइना। They both together forms बर्थ कैनाल। इनको बर्थ कैनाल क्यों बोला? क्योंकि बच्चे की डिलीवरी इन्हीं दोनों कैनाल्स के थ्रू होती है। अगर मैं सिर्फ वेजाइना की बात करूं बेटा, अगर मैं ओनली वेजाइना की बात करूं तो वजाइना फॉर्म्स कॉप्युलेटरी कैनाल, वजाइना फॉर्म्स कॉप्युलेटरी कैनाल। एक चीज और बेटा, अगर आप वेजाइना को ऑब्जर्व करें तो वेजाइना में कुछ फोल्ड्स होती हैं। देयर आर फोल्ड्स प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ वेजाइना। वो फोल्ड्स जो होती है बेटा वेजाइना में, वो फोल्ड्स कहलाती है वेजाइनल रियूगे। आपने बेटा रियूगे टर्म पहले भी सुना होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में रियूगे वर्ड किसी को याद आ रहा है? एनसीईआरटी में दिया है। किसी को भी याद आ रहा है रियूगे टर्म? आपने जब हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा होगा बेटा, तो आपने पढ़ा होगा कि स्टमक का जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, वॉल होती है, जिसे म्यूकोसा बोलते हैं। उस म्यूकोसा में फोल्ड्स होते हैं। स्टमक अगर आपको याद आ रहा हो, पता नहीं आपको कितना याद आ रहा है, जब स्टमक पढ़ाते हैं तो स्टमक में बताते हैं बेटा कि स्टमक के अंदर ना इस तरीके से इंटरनल, ये मैं बाहर से बना रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स 3D में कैसे दिखाऊं, स्टमक के अंदर बेटा अंदर वाली जो लेयर होती है वो फोल्डेड होती है। तो वो फोल्डेड लेयर के लिए आप रियूगे टर्म यूज करते हो। यहाँ पे भी बेटा जो वजाइना में आपको फोल्डेड टिश्यू दिख रहा है, दैट फोल्डेड फोल्ड्स आर कॉल्ड एज बेटा फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियम। बेसिकली वेजाइना हैज नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम, ये भी 11th में पढ़ा है। मॉइस्ट सरफेस है, और जो भी मॉइस्ट सरफेसेस होती हैं उसमें नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम होता है। तो उस एपिथेलियम के जो फोल्ड्स आपको दिख रहे होते हैं बेटा वेजाइना वाली लेयर में, इसे बोला जाता है वेजाइनल रियूगे, फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियम। वेजाइना भी कंप्लीट हो गया बेटा, सर्विक्स भी कंप्लीट हो गया बेटा, यूट्रस भी कंप्लीट हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बचता है बेटा असेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ाती हूँ क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। अब एनसीईआरटी में बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं डायग्राम के थ्रू ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको जो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी बोला जाता है, और इसमें 5 पार्ट्स आते हैं: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो इनके बारे में लिख दिया है, लेकिन अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी तो शायद आपको पार्ट समझने में ज्यादा आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि डायग्राम आपसे क्या एग्जाम में पूछेंगे मैम, तो वो नहीं है कि डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, बट डायग्राम से बेटर समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन होगी। पहली बात तो मैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी बता देती हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज बेटा वल्वा, इट इज ऑल्सो नोन एज वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को और क्या बुलाया जाता है बेटा? वल्वा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, पहली बात तो ये पार्ट्स ही आपसे पूछेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज आपको ये याद रखना है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, एंड बेटा जो लास्ट पार्ट में बता रही हूं हाइमन। हाइमन
may be a part of external genitalia, it may not be a part of external genitalia. Sometimes hymen is broken, तो hymen part consider हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कभी कभी ये टूट जाता है, तो hymen may or may not वाला है. But of course these are the 5 parts that you see in case of external genitalia: mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, एंड नंबर 5 इज बेटा हाइमन. अब जरा डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको समझाने की समझा पाऊं डायग्राम की मदद से. सो देर इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू बेटा. दैट कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, जो ऐसा टिश्यू जो फैट टिश्यू है, विच इज ऑफ कोर्स कवर्ड विथ स्किन एंड इट ऑल्सो हैज प्यूबिक हेयर. ये प्यूबिक हेयर होता है और फैट का टिश्यू होता है इसमें, और ये स्किन से कवर्ड होता है बेटा. दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस. ये सबसे पहले आपको मॉन्स प्यूबिस दिख रहा है, ठीक है. मैं एक एक पार्ट बेटा बताती जाती हूँ और एक एक पार्ट के बारे में लिखती जाती हूँ. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जहाँ पे मेरे पास जगह होगी. ये मैंने मॉन्स प्यूबिस लिखा, इसके बारे में मैं पॉइंट लिखती हूँ जो एनसीईआरटी भी कहती है. बिल्कुल एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हमें लिखने हैं. दिस इज बेटा कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, cushion of fatty tissue covered with skin and pubic hair समझ में आ गई बात बेटा. ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है, यहीं से बेटा पेयर्ड फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू दिखता है इस तरीके से. यहीं से बेटा पेयर्ड फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू दिखता है. ये जो पेयर्ड फोल्ड ऑफ अगेन फैटी, ये भी फैटी टिश्यू होता है और इसमें भी प्यूबिक हेयर होते हैं. सो देर इज अ, ये टेढ़ा बन गया क्या डायग्राम? नहीं. सो देर इज अ बेटा पेयर्ड फोल्ड. ये आपको पेयर्ड में जो फोल्ड दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पेयर्ड फोल्ड ऑफ अगेन ये जो टिश्यू है, ये भी दिस ऑल्सो हैज फैटी टिश्यू, और इसके ऊपर भी प्यूबिक हेयर होते हैं, इसके ऊपर भी प्यूबिक हेयर होते हैं. और ये कहाँ से अराइज हो रहा है बेटा? दिस, इसको मैं लेबल कर देती हूँ, ये क्या बनाया हुआ है, दिस इज प्यूबिक हेयर. और ये भी कहां से अराइज कर रहा है बेटा, कहां से ये एक्सटेंड हो रहा है? फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस. तो एनसीईआरटी ने ऐसे करके लिखा है, फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस अराइजेस द पेयर्ड फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. क्या कहलाता है वो बेटा? दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा. दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा. दिस इज सेकेंड पार्ट. क्या बोला बेटा मैंने इसके बारे में? क्या बोला बेटा मैंने इसके बारे में? पेयर्ड है, ये फैटी टिश्यू है, एक्सटेंड कहां से हो रहा है बेटा? एक्सटेंडिंग फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस. अरे भाई, एक्सटेंडिंग फ्रॉम mons pubis covered with pubic hair. यहां पे भी क्या होता है? प्यूबिक हेयर होता है. गॉट माई पॉइंट? यहां पे भी क्या होता है बेटा? प्यूबिक हेयर होता है, फैटी टिश्यू. ऊपर मॉन्स प्यूबिस था, मॉन्स प्यूबिस से बेटा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू कौन सा हुआ? लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे अगेन बेटा पेयर्ड टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. बट लेबिया माइनोरा में प्यूबिक हेयर नहीं होते, लेबिया माइनोरा में फैट भी नहीं होता. नो फैटी टिश्यू, नो बेटा हेयर, एंड दिस इज अगेन प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे लेबिया माइनोरा. इसकी एक बहुत खास बात कि उसके जंक्शन पे बेटा आपको यहाँ पे टॉप पर क्लिटोरिस दिख रहा होता है, विच इज एन इरेक्टाइल टिश्यू. क्लिटोरिस दिख रहा होता है, विच इज एन इरेक्टाइल टिश्यू. जो क्लिटोरिस है ना बेटा, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू है, पीनस में भी इरेक्टाइल टिश्यू है. ये दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है एक्चुअली. इनका ओरिजिन जो है वो सेम है, बट ऑफकोर्स फंक्शनली वो सेम नहीं है. अब मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाती हूँ. जैसे ऐसे बना लो, ये आपका पेयर्ड क्या हो गया बेटा? लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा में बेटा क्या नहीं होता? लेबिया माइनोरा में बेटा हेयर नहीं होंगे, फैटी टिश्यू नहीं होगा. पहले मैं लेबिया माइनोरा आपको मतलब लिख भी दे रही हूँ,
और इसके इस जंक्शन पे बेटा क्या प्रेजेंट होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस. सो क्लिटोरिस इज प्रेजेंट exactly at the junction of the two labia minora, और एनसीईआरटी कहती है just above the urethral opening. फीमेल्स में यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग होती है और वेजाइना की ओपनिंग अलग होती है. तो मैंने ये जो नीचे ओपनिंग दिखाई है बेटा, ये वेजाइना की ओपनिंग है, और ये मैंने जो यूरेथ्रा की ओपनिंग दिखाई है, यूरेथ्रा के साइड में ग्लैंड्स भी होते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो अतिरिक्त ज्ञान में मैं अभी एसेसरी ग्लैंड्स में बताऊंगी, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है. तो ये जो बेटा आपको ओपनिंग दिख रही है, ये फीमेल्स में यूरेथ्रा की ओपनिंग है, क्योंकि मेल्स के केस में तो बेटा यूरेथ्रा से सीमन भी आ सकता है और यूरेथ्रा से यूरिन भी आ सकता है, ठीक है. लेकिन फीमेल्स के केस में यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग है और वेजाइना की ओपनिंग अलग है. जो चीज मैं आपको बता रही थी उस लाइन को जरा ध्यान से सुनो. एनसीईआरटी कहती है क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, क्या ये किसके जंक्शन में प्रेजेंट है बेटा, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा. डायग्राम में आपको दिख रहा है. अब अगर आप डायग्राम ना बनाए तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, लेबिया मेजोरा के जंक्शन पे है कि लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे है. सो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ बेटा लेबिया माइनोरा एंड जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है. डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है. लिखें इसको, लिखें. किसके बारे में पहले लिखें, ये दिस इज नंबर 3. This is labia minora, ठीक है. Paired tissue present below labia majora with no fatty tissue and hair, ठीक है. नेक्स्ट बेटा किसके बारे में लिखेंगे हम, नेक्स्ट पहले इसके बारे में लिखेंगे, क्लिटोरिस. दिस इज द फोर्थ पार्ट. क्लिटोरिस क्या लिखेंगे इसके बारे में, इरेक्टाइल टिश्यू present at the junction of, present at the junction of two labia minora, above the urethral opening, above the urethral ओपनिंग. क्लियर हो गई बेटा ये बात. यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही आपको दिख रहा है. यूरेथ्रल ओपनिंग को जरा लेबल करते हैं मेरे बच्चों. दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग. दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज वेजाइना. अच्छा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ. वैसे मैं अभी आपको ग्लैंड्स जो बताऊंगी, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स में आपको वैसे अलग से डायग्राम बना के दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगी तो कचरा मच जाएगा. तो ग्लैंड जिस एरिया में प्रेजेंट होती है ना बेटा, ये लेबिया माइनोरा के अंदर जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, या तो बोल दो लेबिया मेजोरा के अंदर या तो बोल दो लेबिया माइनोरा के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्योंकि ऑफ कोर्स लेबिया मेजोरा या लेबिया माइनोरा दोनों के ही अंदर जो एरिया आपको ये पूरा दिख रहा है, जिसमें आपको एक्चुअल में यूरेथ्रा की भी ओपनिंग दिख रही है और वेजाइना की भी ओपनिंग दिख रही है, ये जो पूरा खाली एरिया है बेटा, इस एरिया को बोला जाता है वेस्टिब्यूल. क्या बोला जाता है इस एरिया को, इस एरिया को बोला जाता है वेस्टिब्यूल. तो यहाँ पे ग्लैंड्स के नाम में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स आता है, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बताऊंगी अभी. ये जो पूरा स्पेस है, दिस इज एंटायर स्पेस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. डायग्राम में अभी दिखाती हूँ. बट यहाँ पे लास्ट पार्ट आपके किसका बचा हुआ है बेटा, हाइमन का. तो हाइमन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है बेटा जो पार्शियली किसको कवर कर रही होती है, इट पार्शियली कवर्स बेटा व्हाट, इट पार्शियली कवर्स दी वेजाइना. अब अरे यार, इट पार्शियली कवर्स बेटा क्या, वेजाइना. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द लास्ट पार्ट, हाइमन.
तो ये कंप्लीटली, इसके बारे में आई थिंक मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। दिस इज द 5th पार्ट। तो ये एक ऐसा पार्ट है बेटा जो मैंने बोला कि आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज दिस हाइमन इज often broken during heavy exercises, during cycling, during horse riding and during copulation. First जो copulation होता है, जब first time sexual intercourse होता है, उस वक्त में because vagina के through penetration होती है बेटा, और vagina को हमने बोला partially, completely नहीं बेटा, partially cover कौन कर रहा है, आपका hymen cover कर रहा है। तो often जब sexual intercourse होता है, but ऐसा जरूरी नहीं है, it is not the sign of virginity. What is the meaning of virginity? Most of you would already know. Virginity means whether the person has had sexual intercourse previously or not. एक इंसान ने पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया है। जिस इंसान ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी नहीं किया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज वर्जिन। सो नाउ इफ आई एम टेलिंग यू कि हाइमन एक जो मेम्ब्रेन है विच पार्शियली कवर्स बेटा दी वेजाइना, अगर ये हाइमन बेटा टूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही टूट गई है, क्योंकि ये टूट अलग रीजन से भी जा सकती है। आजकल बेटा वेजाइनल टैम्पॉन्स भी आते हैं। कई फीमेल्स वेजाइना के अंदर टैम्पॉन्स नाम की एक चीज होती है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इमेज भी मिल जाएगी, ये यूज करती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसको इंसर्ट जब करती हैं वो वेजाइना के अंदर, उस केस में भी बेटा हो सकता है ये टूट गया हो, साइकिलिंग की वजह से भी हो सकता है, हैवी एक्सरसाइजेस हॉर्स राइडिंग से भी टूट सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी और मतलब इसको वर्जिनिटी का साइन नहीं मान सकते। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कई बार बेटा फीमेल्स में फर्स्ट कॉपुलेशन में भी जरूरी नहीं है कि ये टूट जाए, ठीक है। इट माइट बी ब्रोकन मे बी ड्यूरिंग द सेकंड कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द सेकंड इंटरकोर्स। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ रिलायबल, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, दिस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटिव ऑफ द वर्जिनिटी। समझ में आ गई बात बेटा? और ये इसीलिए क्योंकि ये प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, दैट्स वाई। अदरवाइज आप ये पांचों पार्ट क्या बोलेंगे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। तो मैंने डायग्राम बना के कोशिश की कि आपको थोड़ा सा समझाऊं बेहतर तरीके से। आपको एक एक चीज याद रखनी है जो भी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड जो भी चीज बताई है। आगे मैं थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान वाला पार्ट बताऊंगी ग्लैंड्स का, क्योंकि ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का नाम बता दूंगी, किसी का फंक्शन नहीं बताऊंगी बेटा, क्योंकि वो टू मच अतिरिक्त हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हाइमन के बारे में क्या बोला बेटा हमने? पार्शियली कवर्स vaginal opening, might break during first copulation but not a reliable indicator of virginity as it, बेटा आगे मैं नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रही हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है। एज, आप इसको पॉज करके लिखो, एज इट might be broken due to heavy exercise, horse riding, inserting a vaginal tampon, inserting a vaginal tampon, etc etc. Got my point? अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? थोड़ा सा अतिरिक्त वाला ज्ञान, इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ अभी ठीक है। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा अतिरिक्त है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है, यहीं पे लिख दूं और इस तरीके से मैं लिख दे रही हूं अतिरिक्त ज्ञान।
ठीक है, क्या बता रही हूं मैं, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। लेट मी मेक दैट डायग्राम थोड़ा सा वापस से। ये आपकी लेबिया मेजोरा, ये आपकी लेबिया माइनोरा, और ये बेटा क्लिटोरिस, ठीक है। ये आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, ये आपकी वजाइनल ओपनिंग, गॉट इट। ये एक मिनट, पहले मैं बेटा इसको लेबल कर देती हूं, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये क्या है बेटा, दिस इज वजाइनल ओपनिंग। लाइक आई सेड बेटा, ये जो आपको पूरा स्पेस दिख रहा होता है विद इन इनसाइड दी लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा होता है, ये पूरा स्पेस कहलाता है बेटा वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये पूरा स्पेस कहलाता है वेस्टिब्यूल। दिस एंटायर स्पेस जिसके अंदर आपकी एक्चुअल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, दिस एंटायर स्पेस इज कॉल्ड एज बेटा वेस्टिब्यूल। मैं आपको सिर्फ बेटा ग्लैंड्स के नाम बता रही हूं और ग्लैंड्स की पोजीशन दिखा रही हूं, आपको वो ग्लैंड्स के फंक्शन नहीं देखने हैं, ठीक है। तो आगे बेटा मैं आपको ये बताती हूँ, ये जैसे कि मैंने बोला, दिस वेस्टिब्यूल इज, पहले लिख लेते हैं, इज दी एंटायर स्पेस विद इन लेबिया माइनोरा। अब मैं आपको कुछ ग्लैंड्स दिखा रही हूं बेटा, जो ग्लैंड्स आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं, तो आप देख लो आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। दो यूरेथ्रा के साइड्स में मैंने बनाए हुए हैं, कुछ होते हैं जो यहाँ पे होते हैं वेजाइना के साइड्स में। दिस ग्लैंड विच इज अराउंड बेटा दी यूरेथ्रा, दिस इज, क्योंकि यूरेथ्रा के अराउंड क्या साइड्स में है, तो ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, या फिर इन्हीं को बोला जाता है बेटा स्कीन्स ग्लैंड, इन्हीं को बोला जाता है। यार एसी बंद करवा देना, एसी बंद हो गया है क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कीन्स ग्लैंड, ठीक है। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या फिर इसी को बोला जाता है स्कीन्स ग्लैंड। किसके अराउंड प्रेजेंट है? यूरेथ्रा के अराउंड, मतलब यूरेथ्रा के साइड्स में। एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज बेटा बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। देखो सिर्फ ग्लैंड का नाम बता रही हूँ, फंक्शन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो देयर इज वन पेयर बार्थोलिन ग्लैंड, देयर इज वन पेयर स्कीन्स ग्लैंड, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फीमेल एसेसरी ग्लैंड। अब जो स्ट्रक्चर मैं आपको एक्चुअल में बताने वाली हूं, जो लैक्टेशन को सपोर्ट करता है बेटा, जो फीमेल्स में फंक्शनल होता है बेटा, दैट ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस ग्लैंड का बेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए ना आपने, कोई बात नहीं बेटा, आज के लिए लास्ट स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, आज के लिए लास्ट स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, दैट स्ट्रक्चर इज, और आज एक होमवर्क भी देके जाऊंगी, ठीक है। दैट लास्ट स्ट्रक्चर फॉर टुडे। और लैक्टेशन वाला जो पूरा टॉपिक है कि लैक्टेशन कैसे होता है, मिल्क का क्या कॉम्पोजिशन होता है, वो शायद आज नहीं हो पाएगा, और हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है बेटा लैक्टेशन के लिए, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, हे भगवान ये बोर्ड को बेटा बड़ी मौत आती है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा सपोर्टिंग द प्रेगनेंसी and of course in the lactation, that is mammary gland। पहले बेटा mammary glands का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है बेटा, और आपको मिल्क का पाथवे जो पूछा जाता है, आई थिंक एक आधा बार अगर क्वेश्चन आया भी है mammary gland से, तो एक तो इसके पाथवे से पूछा गया बेटा क्वेश्चन। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किससे कौन सी चीज बनती है, oogenesis में पूछ सकते हैं कौन सी चीज से कौन सी चीज बनती है। वैसे बेटा यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर सीक्वेंस में प्रेजेंट है, मिल्क किस डायरेक्शन में जाएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक दो चीजें पहले मैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में जनरल पॉइंट लिख देती हूँ। दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये एक तरीके के बेटा स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये बेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। ये मैं आपको डायग्राम में अभी दिखाऊंगी। ये
पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ है पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स? ये मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगी। इट इज प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स। फंक्शनल इन फीमेल, ऑफ कोर्स बेटा ये फंक्शनल किस में होती है? फीमेल में। सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, हेल्प्स इन लैक्टेशन। बेसिकली लैक्टेशन में हेल्प करती है। किस तरीके से बेटा लैक्टेशन होती है, कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है बेटा लैक्टेशन का। और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है द स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड। एनसीईआरटी में बेटा ये सेक्शन दिखाया हुआ है, सजाइटल सेक्शन। सजाइटल सेक्शन बोलते हैं। देखो सजाइटल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है, जैसे ब्रेन का भी सेक्शन हम पढ़ते हैं तो हम सजाइटल सेक्शन पढ़ते हैं। सजाइटल सेक्शन में जो वेंट्रल साइड है और डॉर्सल साइड है वो दोनों पोर्शंस आपको दिख रहे हैं। तो दिस साइड विल बी द वेंट्रल पार्ट, दिस साइड विल बी द डॉर्सल पार्ट। तो ब्रेन का भी सजाइटल सेक्शन करते हैं जहां डॉर्सल वेंट्रल अलग नहीं हुए हैं, ठीक है, जहां डॉर्सल वेंट्रल साइड अलग नहीं होते हैं। इस तरीके से दिस सेक्शन अगर मैं इस तरीके से सेक्शन करूं तो आप फिर साइड से ऑब्जर्व करोगे स्ट्रक्चर को, दैट इज सजाइटल सेक्शन। तो डॉर्सल साइड भी है, वेंट्रल साइड भी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सेक्शन कर दूंगी तो दिस इज नॉट द सजाइटल सेक्शन, ठीक है, दिस सेक्शन इज नॉट द सजाइटल सेक्शन। इस तरीके से मैं सेक्शन कर रही हूँ। बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ मैमरी ग्लैंड का सेक्शन किस तरीके से दिखाया हुआ है। हमने इस तरीके का सेक्शन किया है, लाइक दिस। हमने ऐसे भी सेक्शन नहीं किया है, हमने ऐसे भी सेक्शन, हमने ऐसे सेक्शन किया है, हमने ऐसे सेक्शन किया, सॉरी, हमने ऐसे सेक्शन नहीं किया है और हमने ऐसे सेक्शन नहीं किया है। हमने ये वाला सेक्शन नहीं किया। बहुत समझा दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं बोलते बोलते 10 बार एक ही चीज फिर बोलने लगती हूँ। तो कैसा सेक्शन किया है सजाइटल के लिए? ऐसा सेक्शन किया है। चलो आप फटाफट से बनाओ बेटा। दिस इज द सजाइटल सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। एक तो मैं बेटा इस बोर्ड से परेशान हूं यार। अरे भाई तुम भी आ जाओ मच्छर। अब ये देखो बेटा, ये हैं डेंगू वाले मच्छर और फिर इनसे बेटा डेंगू होगा। इसको तो बेटा 1 सेकंड में मार के रहूंगी, वरना ये बेटा फिर काटेगा और फिर दिक्कत होगी यार। मेरे को तो लग रहा है बेटा मेरे को जैकेट पहन लेनी चाहिए भाई। अभी अभी मैं डेंगू से उभरी हूँ, फिर एक डेंगू मच्छर दिखा यार। अब तो मेरे को डर लगता है यार। देखो फिर आ गया यार, हटो भाई। यार क्या किया जाए इस मच्छर का? आपको नजर आ रही है मच्छर? बेटा मैं 1 सेकंड लेक्चर को पॉज करती हूँ, बिकॉज इस मच्छर का कुछ करना पड़ेगा। खैर मच्छर तो नहीं मिला, फिर मैं इतनी देर तक बेटा पॉज नहीं कर सकती थी। एनीवे, सजाइटल सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। भाई अगर फिर मच्छर ने काटा ना बेटा, फिर हो जाएगा कमाल। फिर बेटा अब जो क्लासेस मैं मर मर के ले रही हूँ वो भी नहीं ले पाऊंगी। अभी तो बेटा रिकवर भी नहीं हुई हूँ कंप्लीटली, फिर मच्छर आने लग गए हैं। चलो बेटा सेंटर पे डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट और राइट में लेबलिंग करेंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट में लेबलिंग करेंगे, सेंटर पे डायग्राम बना रहे हैं, ढंग से बनाना। अरे भाई मेरे को पीठ में, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा कितना डर लग रहा है मुझे अभी। आई थिंक आई शुड वेयर दी जैकेट सो दैट एटलीस्ट मेरे हाथों में मच्छर ना काट पाए बच्चों। ये होता है बेटा जब आपके साथ दुर्घटनाएं होती है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट द कॉन्सेप्ट राइट नाउ विद मी, ओके। एनीवे चलो अब करते हैं बेटा, बनाते हैं इसे। आई होप माइक ठीक है, माइक की पोजीशन ठीक है। ये जो मैंने दिखाया है बेटा, जब हम इसकी सेक्शन करते हैं, मैमरी ग्लैंड्स की सेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपकी रिब्स का भी कट एंड आपको दिख रहा होता है। आप अगर डॉर्सल साइड से व्यू करोगे तो ये जो गोल गोल दिख रहा है बेटा, ये रिब्स के कटे हुए एंड है, क्योंकि आपने सेक्शन किया है। तो एनसीईआरटी ने ऐसे करके दिया भी हुआ है, दीज आर दी कट एंड्स ऑफ दी
रिब्स, कट एंड ऑफ द रिब्स। ये जो मसल्स बेटा हमने बनाए हुए हैं, जिन मसल्स के ऊपर एक्चुअल में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दिस इज पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। दिख गया? पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, इन्हीं मसल्स के ऊपर आपका मैमरी ग्लैंड लोकेटेड है। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जैसे हमने टेस्टिस के केस में क्या बोला था, हमने टेस्टिस के केस में बोला था कि टेस्टिस को अगर हम इंटरनली देखें तो इंटरनली टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन लोब्स, जिसको लोब्यूल्स जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। देयर आर सच 250 कंपार्टमेंट्स जिनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। इन द सेम वे बेटा, अगर मैं देखूं मैमरी ग्लैंड के अंदर भी कुछ लोब्स होते हैं जिन्हें मैमरी लोब्स बोला जाता है। तो ईच मैमरी ग्लैंड हैज बेटा अराउंड 15 to 20 मैमरी लोब्स। जो मैं ये ग्रीन कलर से बना रही हूं, ये हैं क्या बेटा, 15 to 20। एक मैमरी ग्लैंड के अंदर ऐसे 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं। यहीं से बेटा आपको सीक्वेंस याद करना शुरू करना है, यहीं से चालू है बेटा सीक्वेंस को याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ और मैं मतलब आपको समझाती भी जाती हूँ, मतलब एक एक बनाती जाऊंगी, एक एक समझाती जाऊंगी। These are what बेटा, these are mammary lobes. These are what बेटा, these are mammary lobes. Mammary lobes के बारे में क्या लिखना है? Each, हे भगवान यार ये मच्छर तो नहीं है। Each mammary gland has 15 to 20 मैमरी लोब्स। गॉट इट? अब बेटा मैमरी लोब्स के अंदर एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर मिल्क की सिंथेसिस हो रही होती है। लेट मी मेक दो स्ट्रक्चर्स। ये जो मैं स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ बेटा, आपके किसके अंदर, आपके मैमरी ग्लैंड के अंदर, मैमरी लोब्स के अंदर, ये जो मैं व्हाइट कलर से स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ये वो स्ट्रक्चर्स है बेटा जिनमें एक्चुअल में मिल्क की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जिन पर जब हार्मोन एक्ट करता है तो ऑफ कोर्स इससे मिल्क की सिंथेसिस हो रही होती है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ये भी कहती है कि यहाँ पे मिल्क सिंथेसिस ही नहीं, कुछ अमाउंट में मिल्क स्टोर भी हो सकता है। सबके अंदर मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इन्हीं दो के अंदर मैं दिखा रही हूँ बना के। ठीक है, तो ये वो स्ट्रक्चर्स है बेटा जहां मिल्क की, चलो सब में बना देती हूँ, सब में बना देती हूँ। दीज आर कॉल्ड एज मैमरी एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बेटा? मैमरी एल्वियोलाई। What are alveoli? Alveoli are the structures in which beta milk synthesis will take place and also, अरे भाई बेटा मैं क्या करूं यार, ये देखो फिर मेरे पास आ रहा है यार, मेरे को इसको ना मारना पड़ेगा बेटा, मैं क्या करूं यार। लेक्चर बार बार पॉज कर करके लेक्चर, पहले मच्छर मारो, यही बेटा जीवन में काम बच गया। जस्ट एक गिव मी अ सेकेंड यार, रुको। जैसे मैं पॉज कर रही हूँ बेटा वैसे ही वो मच्छर गायब हो जा रहा है, और जैसे ही मैं लेक्चर लेना चालू कर रही हूँ तो मच्छर आ रहा है। अभी मैंने ऑल आउट जलाया, अभी देखो क्या ही बताऊं बेटा, जिंदगी ना मच्छर ने खराब करके रख दी है। तो मैमरी लोब्स हो गए बेटा, ईच मैमरी ग्लैंड है 15 to 20 मैमरी लोब्स। मैमरी लोब्स के अंदर बेटा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, मिल्क सिंथेसिस करने वाले स्ट्रक्चर जो मिल्क को स्टोर भी कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। दीज आर मैमरी एल्वियोलाई। क्या है ये बेटा? मैमरी एल्वियोलाई। क्या करती है बेटा मैमरी एल्वियोलाई? लिखोगे सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंड स्टोरेज ऑल्सो, सिंथेसिस एंड स्टोरेज। अब बेटा जिस तरीके से आप टेस्टिस के केस में पढ़ते हैं कि वहां पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, जिस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है बेटा, एक्चुअल में सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है, लेकिन वहां पे भी बेटा स्पर्म को कैरी करने के लिए डक्ट सिस्टम होता है। यहाँ पे भी बेटा स्पर्म को नहीं, यहाँ पे मिल्क को कैरी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डक्ट सिस्टम होंगे। तो वन बाई वन लेट मी टेल यू कि डक्ट के कैसे कैसे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि डक्ट के नाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीक्वेंस में कौन कौन सी डक्ट्स आ रही है। सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि मैमरी ग्लैंड्स पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है। each breast, each mammary gland has 15 to 20 mammary lobes. Each mammary lobes have beta the structures which helps in synthesis of the milk and storage also. Those structures are called as alveoli. अब बेटा कलर चेंज करके मैं बना के बता रही हूँ।
एल्वियोलाई से ऐसी छोटी छोटी बेटा डक्ट्स जो मैं बना रही हूँ, इन दोनों डक्ट्स को मैंने वैसे फ्यूज कर दिया है, बट अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो छोटी छोटी डक्ट्स है, ये जो छोटी छोटी डक्ट्स है जो आपके कहाँ से निकल रही है बेटा, जो आपके कहाँ से निकल रही है, आपके एल्वियोलाई से। ये जो छोटी छोटी डक्ट्स है बेटा, यहां पे लेबल करना पड़ेगा मेरे को, ये डक्ट्स कहलाती है बेटा, दीज डक्ट्स। जो सबसे पहली डक्ट्स आपको दिख रही है बेटा, जो फर्स्ट डक्ट आपको दिख रही है बेटा, कहां से निकलती हुई, आपको ये फर्स्ट डक्ट जो दिख रही है बेटा, जो आपके एल्वियोलाई से मिल्क को कैरी करेगी, एल्वियोलाई से मिल्क को कैरी करेगी, ये जो फर्स्ट डक्ट है इसे बोला जाता है बेटा मैमरी टिब्यूल। क्या बोला जाएगा? मैमरी टिब्यूल। और अगर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है बेटा, मैमरी टिब्यूल्स आपस में फ्यूज हो जाती है। ये एक मैमरी टिब्यूल है, ये दूसरी मैमरी टिब्यूल है, ये एक मैमरी टिब्यूल है, ये दूसरी मैमरी टिब्यूल है। मैमरी टिब्यूल्स बेटा आपस में फ्यूज हो जाती है, तो मैमरी टिब्यूल आपस में फ्यूज करके ये कॉमन डक्ट तुम्हें दिख रही है, दिस डक्ट। ये डक्ट क्या कहलाती है बेटा? ये यहां पे लेबल कर देती हूं। ये डक्ट क्या कहलाएगी बेटा? दो मैमरी टिब्यूल फ्यूज हुई, या जितनी भी मैमरी टिब्यूल्स आपस में फ्यूज होती है वो कहलाती है बेटा मैमरी डक्ट। वो क्या कहलाएगी? मैमरी डक्ट। आपको मैं वापस से समझा दूंगी, अभी आप आराम से पहले सुनो। हमने बोला एक मैमरी लोब के अंदर खूब सारे आपको मिल्क सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से जो डक्ट्स निकल रही है, जो मिल्क को कैरी करेगी बेटा, वो डक्ट्स कहला रही है मैमरी टिब्यूल्स। मैमरी टिब्यूल्स आपस में फ्यूज हो रही है, मैमरी टिब्यूल्स आपस में फ्यूज हो रही है, तो ये वाला जो डक्ट है एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा? मैमरी डक्ट। क्या कहलाएगा? मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट भी बेटा आपस में फ्यूज जाती है, ये जरा देखना, ये एक साइड की मैमरी डक्ट, ये दूसरी मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट भी आपस में फ्यूज जाती है, और आगे जाके ऐसे एक वाइडर पोर्शन आपको दिखता है उस डक्ट का, इसे बोला जाता है मैमरी एम्प्यूला। मैं यहां पे भी दिखाऊं डायग्राम में बेटा, देखो ये मैमरी टिब्यूल, एक सेकेंड, ये मैमरी टिब्यूल, ये दूसरी मैमरी टिब्यूल फ्यूज हो गई, दो मैमरी टिब्यूल आपस में फ्यूज हो गई, तो क्या बनाई बेटा? मैमरी टिब्यूल आपस में फ्यूज हो गई तो मैमरी डक्ट। अब यहां पे भी बेटा मैमरी टिब्यूल्स, मैमरी टिब्यूल आपस में फ्यूज हो गई तो क्या बनाया? मैमरी डक्ट। अब ये दो मैमरी डक्ट आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो आगे जाके इस तरीके से एक वाइडर एक एरिया बनाएंगे जिसे बोलते हैं मैमरी एम्प्यूला। एम्प्यूला टर्म आप किसके लिए यूज करते हो बेटा? किसी भी डक्ट का जो स्वॉलोन पार्ट होता है, वाइडर पोर्शन होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब भी बेटा एक डक्ट है, आप बनाते भी जो मैं साइड में बोल रही हूँ, फैलोपियन ट्यूब भी बेटा एक डक्ट है, और फैलोपियन ट्यूब का भी जो वाइडर एरिया आपको दिखता है उसे आप क्या बोलते हो? एम्प्यूला रीजन। तो यहां पे भी बेटा आपको ये मैमरी टिब्यूल फ्यूज करके दिखाती है मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट फ्यूज हो जाती है तो आगे जाके उस डक्ट का आपको वाइडर पोर्शन दिख रहा होता है जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? मैमरी एम्प्यूला। मैं इसका फ्लो चार्ट आगे बना के भी बताऊंगी, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज मैमरी एम्प्यूला। क्या बोलोगे इसे? मैमरी एम्प्यूला। मैमरी एम्प्यूला में भी बेटा मिल्क स्टोर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ एल्वियोलाई के लिए ही दिया हुआ है, तो वही याद रखो। और यही बेटा मैमरी एम्प्यूला आगे जाके जो मैं ये पिंक वाली डक्ट दिखा रही हूं, ये डक्ट बनाती है जिससे अल्टीमेटली बेटा मिल्क इज गोइंग टू बी सक्ड आउटसाइड। तो बेबी जब निपल को सक करता है, ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स बेटा, तब ये मिल्क इन पिंक वाली डक्ट से बॉडी के बाहर रिलीज होता है। ये पिंक वाली डक्ट कहलाती है लैक्टीफेरस डक्ट। कौन सी डक्ट है बेटा? ये डक्ट कहलाती है लैक्टीफेरस डक्ट। क्या कहलाती है ये डक्ट? लैक्टीफेरस डक्ट। तो ये लैक्टीफेरस डक्ट्स बेटा वो डक्ट, मैं अभी भी मच्छर को ढूंढ रही हूँ साइड में, ये लैक्टीफेरस डक्ट बेटा वो डक्ट्स हैं जिन डक्ट्स के मदद से मिल्क इज गोइंग टू बी सक्ड आउटसाइड। पहली बात तो मुझे बताओ, डायग्राम में कोई दुख दर्द समस्या तुम्हें लग रही है? डायग्राम में मैमरी लोब्स, मैमरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से टिब्यूल, टिब्यूल फ्यूज करेगी मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट फ्यूज करेगी आगे जाके बनाएगी एम्प्यूला, एम्प्यूला से आगे जाके लैक्टीफेरस डक्ट, लैक्टीफेरस डक्ट से आउटसाइड। इसका फ्लो चार्ट मैं अगले पेज में लिख भी दूंगी, ठीक है? अच्छा एक चीज और बेटा, अच्छा ये पोर्शन क्या है बेटा जहां से मिल्क इज सक्ड आउटसाइड? दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज निपल। निपल के अराउंड बेटा एक डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, द डार्क पिगमेंटेड एरिया विच इज अराउंड द निप्यूलर रीजन दैट इज कॉल्ड एज एरियोला। ये जो पिगमेंटेड एरिया है जो निपल के अराउंड होता है बेटा, दिस पिगमेंटेड एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला। इसके बारे में मैं आगे लिख दे रही हूँ, ठीक है? आप इसको पॉज करो और फिर आप इसको लिखो, मैं आपको
एक फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ, फिर एनसीईआरटी की भी रीडिंग करवा देती हूँ, ठीक है। तो हमने फ्लो चार्ट में क्या लिखना है बेटा कि हमारे पास सबसे पहले था मेमोरी लोब्स। वैसे ही आपको होमवर्क में खुद लिख के आना चाहिए था, बट इट्स ओके। दीज आर बेटा मेमोरी लोब्स, ठीक है। मेमोरी लोब से आगे बढ़ोगे जीवन में तो क्या आएगा, मेमोरी, एल्वियोलाई। हमने क्या एल्वियोलाई के बारे में लिख लिया, मिल्क सिंथेसिस एंड स्टोरेज लिख लिया है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज लिख लिया है ना, तो इसको रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स फ्यूज करेंगी, आगे जाके क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से आगे जाके क्या बनेगा, मेमोरी एम्प्यूला। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ बेटा, वाइडर पोर्शन ऑफ द डक्ट। इससे बेटा आगे जाके क्या बनेगा, इससे आगे जाके बनेगा क्या बेटा, इससे आगे जाके कौन सी डक्ट दिखती है बेटा, ये पाथवे बहुत बार पूछा गया है सीक्वेंस में, लैक्टी फेरस डक्ट्स। मिल्क इज सक्ड आउट, मिल्क इज सक्ड आउट वाया दिस। समझ में आ गई बात बेटा, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द एंटायर मेमोरी ग्लैंड जो अभी हमने पढ़ा है। तो ऑल राइट बेटा, लेट्स राइट दैट पार्ट जो मैं आपको बोल रही थी, एरियोला। एरियोला इज व्हाट, द pigmented area around the pigmented area around the nipples। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई बेटा कि there is a good quantity of fat also that is present in the mammary gland। वो mammary gland में हमने fat content दिखाया नहीं है, let me show you। and this beta fat is going to decide the size। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मच्छर फिर से आया, दिख रहा है आपको मच्छर, यार कितने सारे मच्छर है भाई। ये मच्छर बेटा बेहोश हो रहे हैं, एक्चुअल में ये बेहोश ही होते हैं और कुछ होते नहीं है, ठीक है, ऑल आउट के प्रेजेंस में। तो ये फैट है बेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ फैट एंड दिस फैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। so this is the fat, this is the fat which actually decides the size of the mammary gland। there is a lot of fat and it varies from female to female, ठीक है। एरियोला के बारे में हमने लिख लिया, हमने बेटा ये फ्लो चार्ट लिख लिया। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा जरा देखो ध्यान से, सेम डायग्राम है बेटा, बस मैं एनसीईआरटी से एक बार दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेंशन नहीं किया हुआ तो आप कंफ्यूज होंगे मैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहाँ है। ये आपको बेटा दिख रही है कट एंड ऑफ द रिब्स, और यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कट एंड ऑफ द रिब्स के बीच बीच में मसल्स। आपने पढ़ा है बेटा किसमें, आपने पढ़ा है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में कि देर आर सर्टेन मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो मसल्स दिखाए हुए हैं बेटा, दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है दीज आर दी पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। इन्हीं पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड। अब हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड के इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो एक्चुअल में हमें हमने बनाए हैं। These are beta what? These are the mammary lobes. Each mammary gland has 15 to 20 mammary lobes। इसकी लेबलिंग जरा देखो, देखो दिया भी हुआ है। These are the mammary lobes। वैसे बेटा इतना ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है टाइप्स, और इतना कंजस्टेड डायग्राम है कि यहाँ पे क्लियरली देखना बड़ा मुश्किल है ना। बट अभी हम पढ़ चुके हैं तो आई होप कि तुम्हें समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये देखो बेटा मच्छर, ठीक है। तो दीज आर, आई एम डूइंग बहुत फनी हरकतें, आई नो गॉड यार, बट मैं क्या करूं यार, मच्छर काट चुका है ना एक बार।
तो दीज आर बेटा व्हाट, दीज आर दी मेमोरी लोब्स। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा कितनी मेमोरी लोब्स होती हैं? 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के अंदर मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एल्वियोलस, तुम्हें दिख रहा है ये, दीज आर दी एल्वियोलस, ये रहा, दीज आर दी एल्वियोलस, मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, एल्वियोलस। अब इन्होंने ना बेटा एल्वियोलस से, या एल्वियोलस का मतलब है सिंगुलर बेटा, एल्वियोलस इज सिंगुलर, एल्वियोलाई इज प्लूरल, ठीक है। अब इन्होंने ना एल्वियोलस से वो नहीं दिखाया हुआ मेमोरी टिब्यूल, एक्चुअल में एल्वियोलस से क्या निकलती है इस तरीके से बेटा, मेमोरी टिब्यूल, ये दिख रहा है, और मेमोरी टिब्यूल आपस में फ्यूज हो जाती है तो बनता है बेटा क्या, मेमोरी डक्ट। इन्होंने डायरेक्टली मेमोरी डक्ट दिखा दिया, बट लेट मी टेल यू, पेपर में पूछ लेते हैं बेटा मेमोरी टिब्यूल्स, इसीलिए मैंने लिखवाया है, जो चीज आपकी जरूरत की वो मैं लिखवा देती हूँ। मेमोरी टिब्यूल्स क्योंकि इन्होंने डायग्राम में बनाया हुआ है, मेमोरी टिब्यूल सबसे पहले बेटा कहां से निकलती है, एल्वियोलस से निकलती है, और फिर वो मेमोरी टिब्यूल बेटा फ्यूज करती है तो क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। तो ये आपकी एक मेमोरी टिब्यूल, ये आपकी दूसरी मेमोरी टिब्यूल, और ये दोनों फ्यूज कर गई तो क्या बनाया बेटा, मेमोरी डक्ट आपको दिख रहा है। और मेमोरी डक्ट का बेटा आगे वाइडर पोर्शन, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एम्प्यूला, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला से फाइनली ये जो डक्ट दिख रही है बेटा जिससे मिल्क विल बी सक्ड आउटसाइड, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट। सारे पार्ट्स हमने देख लिए। एरियोला पिगमेंटेड एरिया, निपल इज द पार्ट बेटा थ्रू विच द बेबी suckles the milk come outside. This flow chart is beta very very important, ठीक है, just let me have water. This flow chart is beta very 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 important, ठीक है। इस डायग्राम से, इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। बस एक टॉपिक बचा हुआ है बेटा आपका इससे रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन आज हमने क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया है तो मैं आपको वैसे भी वो वाला टॉपिक अभी नहीं बताऊंगी, दैट इज रिगार्डिंग दी लैक्टेशन। बट मैं आपको एक दो होमवर्क देके जा रही हूँ बेटा जो मैं चाहती हूँ आप करो, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा ना, अगर मैंने आज ये नहीं कराया तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा बेटा देख के आओगे जो चीज़ हमें अगली पढ़नी है, क्योंकि ये थोड़ी सी 11th से रिलेटेड है। तो आप क्लास 11th का एक तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, क्लास 11th में जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, उस लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा ना बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, हाइपोथैलेमस, बस एक हाइपोथैलेमस वाला टॉपिक, और पिट्यूटरी साथ में पढ़ना हो तो पिट्यूटरी साथ में पढ़ लेना थोड़ा सा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो अगला मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, मैं प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एनसीईआरटी में जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का डायग्राम बनाया हुआ है वो थोड़ा सा देख के आना, ताकि ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी हो जाए। एंड आपने क्योंकि बेटा अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मॉड्यूल में से एटलीस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस लगा लेना, मॉड्यूल में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन एटलीस्ट लगा लेना, ठीक है। बस छोटा सा होमवर्क देके जा रही हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लगा लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम बेटा क्या पढ़ेंगे ये भी मैं पहले से बता दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हो, दैट इज oogenesis हम पढ़ने वाले हैं। लाइक आई सेड स्पर्मेटोजेनेसिस वाज क्वाइट इजी, मुझे तो लगा कि आपको आसानी लगा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन oogenesis थोड़ा सा बेटा स्ट्रक्चर, और उसी में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव, अगले दिन बहुत सारे डायग्राम बनेंगे जब भी लेक्चर होगा, तो उसमें काफ़ी सारे डायग्राम है, काफ़ी सारे फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रही थी कि अभी हमने ओवरी का एक आउटलाइन किया है, अभी हमने डिटेलिंग में किया नहीं है, तो वो सारे फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर, oogenesis, आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ oogenesis और लैक्टेशन वाला ही टॉपिक कर पाएंगे, क्योंकि oogenesis इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। अगर मैं oogenesis के साथ में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दूं तो आप लोग फैल जाएंगे। इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ पर ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए बेटा ये होमवर्क करके आना, और क्या oogenesis वाला टॉपिक भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख के आना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेल, आई होप कि सब कुछ सही जा रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बेटा, और आप साथ के साथ टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच एज आई डिड। मच्छरों से बच के रहो बेटा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और ये मैं समझ गई बेटा, अगर बीमार पड़ जाओगे ना बेटा तो फिर 10 दिन के लिए, और डेंगू में तो 10 दिन के लिए गॉन, ठीक है। पता नहीं बेटा फॉरएवर के लिए भी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है। एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको 2 लाइन गाना सुना देती हूँ, मैंने अभी तक किसी लेक्चर में आपको गाना नहीं सुनाया, क्योंकि हेल्थ ही अंदर से बेटा इतनी खराब है कि मन सा नहीं होता है, बट एनीवे जस्ट 2 लाइन्स फॉर यू गाइज।
जो मैं हमेशा गाती हूँ। आई होप आप सुन आई नो कि आप सुन के बोर हो गए होंगे, बट इट्स ओके, ठीक है। शायद किसी ना किसी को तो मोटिवेशन मिल जाएगी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बाहर के। और ये लाइफ का रूल है बेटा कि किसी भी चीज से यू शुड नॉट स्टॉप, बी अनस्टॉपेबल, बी हार्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली बेटा चीज़ों को डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, बट इट शुड बी अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। यानी कि आज चालू किया और फिर 2 दिन तक प्रैक्टिस किया और फिर 3 दिन बेटा सो रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रेगुलर। ओके, सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।